नहीं, मैं इस राजनीति के सवाल के ऊपर आए हैं, उसके पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम्म। पिछले 7 साल में जब से ये सरकार आई है, इसको ये बताना चाहिए कि क्या सिर्फ कोविड एक कारण है जिससे अर्थव्यवस्था इतनी खराब हुई? आपके पास कुछ नहीं रहा, लोगों से इतना पैसा लेने के बावजूद, सरकारी संसाधनों को बेचने के बावजूद, हमारे 70 साल पुरानी हमारी जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, जो अब तक देश को चला रहे थे, यहाँ तक कि रक्षा के क्षेत्र के भी जो निर्माण कार्य जहाँ होते थे, वो सब भी आपने विदेशों को बेच दिए, विदेशी हाथों को। हर चीज विदेशियों को पैसे लेके बेच दी। इंडियन एयरलाइंस, वो एयर इंडिया आपने बेच दी। हमारा कोई नेशनल कैरियर नहीं है। तो मेरा मेरा ये आपसे जानना है कि सरकार ये क्यों नहीं बताती कि इन 7 सालों में उसने क्या खर्च किया और कौन-सी चीज़ उसके खज़ाने में आई, लोगों की जेब से जितना गया। और आप ध्यान दीजिए, मैं फिर आपसे कहता हूँ, यही पेट्रोल, डीज़ल पिछले 5 साल में जिस पे मिस्टर मोदी ने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने, कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि दिल्ली के चुनाव में कहा था। कीमतें, हाँ, ये कहा था। तो मेरा कहना है कि अब वो दुर्भाग्यशाली हैं क्या देश के लिए? अगर उसी तर्क से लें, तो ये जो सारी दुनिया में जब तेल की कीमतें कम थी, हम उसी लेवल पे चल रहे थे। और जितना भी, अब वो संख्या है, संख्या में तो कहा ही नहीं जा सकता, जितना हमारे पास रिजर्व था, क्या वो रिजर्व इतना खत्म हो गया कि अब हम इस स्थिति में पहुंच गए कि हमारे पास पैसा ही नहीं है और हम जनता को फिर से धोना शुरू कर रहे हैं, उसकी बाह मरोड़ रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और जहां से मैं ये कह रहा था कि जब राजनीति हावी बाद में होती है, पर पहले तो ये पता चलना चाहिए कि इनके पास कोई आर्थिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस को संभालने वाले लोग हैं भी कि नहीं है, ज्ञान वाले लोग हैं भी कि नहीं। क्योंकि जो भी सरकार के साथ रहता है, वो 2 या 3 साल के बाद विदेश भाग जाता है, देश ही छोड़ देता है। जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं कि ये सलाहकार है सरकार का, या प्रधानमंत्री मोदी का, या रिजर्व बैंक का, या जितने भी हमारे वित्तीय संस्थान हैं, उनके लोग विदेश चले जाते हैं। ये भगदड़ क्यों मची हुई है? क्या संतोष जी, हम मेरी सचमुच? समझ ये जी। है कि सरकार का दृष्टिकोण ये है कि जब तक हम चुनाव जीतते रहेंगे और जब तक हम विपक्ष हमें एक ठोस और प्रभावी चुनौती देने की स्थिति में नहीं आता, उस वक्त तक कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी भी प्रश्न पर जनता के सामने कोई श्वेत पत्र रखें। श्वेत पत्र का सीधा तकनीकी रूप से मतलब होता है कि हम हर चीज को काले सफेद में साफ तौर पर लोगों के सामने विस्तार के साथ रख दें कि ये हमारी मौजूदा स्थिति है। तो सरकार ऐसा कोई श्वेत पत्र किसी भी मसले पर रखने वाली नहीं है। न सरकार कृषि के मसले पर रखती है और ना ही सरकार दूसरे अन्य मसलों के ऊपर रखती है, आर्थिक प्रदर्शन के बारे में नहीं रखती है। और आप ध्यान कीजिए, विपक्ष भी सरकार से इस तरह की मांग नहीं करता। हम लोग जो आग्रह कर रहे हैं, विपक्ष इस आग्रह को सरकार तक नहीं ले जाना चाहता, पता नहीं क्यों। तो कई मसलों पर विपक्ष सरकार के लिए एक पतली गली मुहैया कराता है, जिससे सरकार जो है बच के निकल जाती है। अब देखिए, बिल्कुल ये बात जोरदारी के साथ कही जानी चाहिए। विपक्ष कहता है, लेकिन कमजोर आवाज में कहता है और बहुत सारे किंतुओं परंतुओं के साथ कहता है। कोविड, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो खस्ता हालत है, वो कोविड की वजह से ही नहीं है। कोविड की वजह से तो सारी दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं खस्ता हालत में हुई और भारत की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा खस्ता हालत में पहुंच गई। उसके काफी पहले से विकास दर पूरी तरीके से गिरी हुई है, निवेश नहीं हो रहा है। जो अनौपचारिक क्षेत्र है, औपचारिक क्षेत्र में औपचारिक क्षेत्र का ग्राफ नीचे है और अनौपचारिक क्षेत्र जो है वो कमजोर होता चला जा रहा था पहले से ही। बेरोजगारी की समस्या, इसको आप एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कहते हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में थोड़ी बहुत थी। उसके बाद कांग्रेस के 10 वर्षों में और उसके बाद मोदी के वर्षों में वो जीरो ही नहीं, वो नकारात्मक हो गई है। तो बेरोजगारी, महंगाई, लोगों की आमदनी में गिरावट और सरकार के पास लोगों की आमदनी बढ़ाने की अक्षमता, ये अर्थव्यवस्था के स्थायी तत्व बने हुए हैं। और इस बात को बहुत सारे अर्थशास्त्री बार बार इस बात को कह रहे हैं। सरकार उनकी बातों पर कान नहीं देती। सरकार के जी। पास जो विशेषज्ञ हैं, वो जब तक जी हुजूरी करते, जब तक ठकुर सुहादी करते रहते हैं, जब तक सरकार की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, उनको आईना दिखाने से परहेज करते हैं, तब तक वो सरकार में बने रहते हैं।
जिस दिन उनमें से कोई हिम्मत करके सही बात कहने लगता है, उस वक्त उसके सरकार के कक्षा से उसको निकाल देने की सारी कार्रवाई शुरू हो जाती है और उसको विदेश पढ़ाने चला जाता है। तो ये पूरी परिस्थिति बनी हुई है और लगातार बार बार ऐसा हो रहा है। आज रिजर्व बैंक पे अभी शक्तिकांत दास का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। शक्तिकांत दास कौन है? क्या ये अर्थशास्त्री हैं? नहीं, ये ब्यूरोक्रेट है। हम लोग जानते हैं जब नोटबंदी हुई थी तो ये उस नोटबंदी करने का प्रमुख औजार थे सरकार के। बिल्कुल बिल्कुल। जब उसके बाद देखा कि रिजर्व बैंक हमें एक ऐसे बंदे को देना चाहिए जो बिल्कुल हमारी बात में सुर में सुर मिलाए, शक्तिकांत दास को बैठा दिया गया वहां पर। और सरकार इस बात को सहन नहीं कर सकती कि रिजर्व बैंक का गवर्नर ऐसा हो जो कि सरकार की नीतियों की कुछ आलोचना करे। सरकार कहेगी आप ये कीजिए और वो करने के लिए तैयार ना हो और उसके लिए वो मजबूत आर्थिक तर्क दे, तर्क के आधार पर उसको मना पाना मुश्किल हो। तो ये एक तरह से रिजर्व बैंक की जो स्वायत्तता थी उस स्वायत्तता को खत्म करके, तकनीकी रूप से स्वायत्तता अभी भी है, उसको कैप्चर करने की, उस पर कब्जा करने के लिए शक्तिकांत दास को बैठाया गया है। तो ये जो पूरी परिस्थिति है वो एक ऐसी परिस्थिति है जो कि अभूतपूर्व है। ये भारत में कमजोर से कमजोर सरकारें रही। देवगौड़ा की सरकार भी थी, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार भी थी। ये सरकारें कमजोर सरकारें थी। मजबूत से मजबूत सरकारें भी इस देश में रही हैं। जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। ये सरकारें मजबूत सरकारें थी। कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं हुई जैसी परिस्थिति आज है। तो दूसरी बात यह है कि धीरे धीरे जो विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन तीनों द्वारा बताई गई नीतियों पर, उनके निर्देशों पर अमल करते करते भारत की सरकार, और इसमें सभी सरकारें शामिल हैं, ये केवल मोदी की सरकार की बात नहीं है क्योंकि अमल का एक पूरा सिलसिला है, ये मोदी ने नहीं शुरू किया है, शामिल करते हुए धीरे धीरे इन सरकारों की क्षमता ये हो गई है कि ये लोगों की आमदनी नहीं बढ़ा सकती। ये इनके पास ऐसी कोई युक्ति नहीं है, ऐसी कोई नीति नहीं है इसके जरिए समाज के किसी तबके की आमदनी को ये बढ़ा सके। तो इस पूरी प्रक्रिया में हुआ यह है कि ये, जैसा अभी मैं कल प्रोफेसर अरुण कुमार को सुन रहा था और उनको सुनना हम सब लोगों के लिए काफी शिक्षाप्रद होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ थे नीलेश शाह भी थे जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, बोलते बहुत अच्छा है, तर्क उनके सारे सरकार के पक्ष में होते हैं, लेकिन बात वो अपनी बड़ी सफाई के साथ कहते हैं। तो उन सबकी बहस में सुन रहा था, उस बहस को देखकर बिल्कुल साफ तौर पर लग रहा था कि औपचारिक क्षेत्र यानी संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, इन दोनों का संतुलन जो है पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। सरकार की पूरी कोशिश यह है कि जो असंगठित क्षेत्र है उसका औपचारिकीकरण करे, यानी उसका फॉर्मलाइजेशन करे, उसका डिजिटलाइजेशन करे, उसको टैक्स के दायरे में ले आए, उसको जीएसटी के दायरे में लाए जो नहीं है। और यह काम करना सरकार के लिए लगभग नामुमकिन है। इस पूरे चक्कर में जो अनौपचारिक क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र है, वो मरता जा रहा है, उसका ग्राफ बुरी तरीके से गिरा हुआ है। यही कारण है कि जो कोविड के दौरान मजदूरों का पलायन हुआ था, वो मजदूर अभी अपने घरों में बैठे हुए हैं। वो गुजरात और महाराष्ट्र जो कि विकसित प्रांत हैं, जो औद्योगिकृत प्रांत हैं, वहां पे वापस नहीं जा रहे हैं वहां पर। तो इसमें पूरी अर्थव्यवस्था केवल संगठित क्षेत्र और उसके आंकड़ों के आधार पर ही परिभाषित हो रही है। ये जो कहा जा रहा है ना कि भाई 9% विकास हो गया, मान लीजिए है हर तिमाही के, अब वो 9% विकास क्या है? -7% तो विकास, -7% तो आपका मंदी आ गई थी। मंदी होने की वजह से आपका नकारात्मक हो गया था विकास। अगर आप कहते हैं कि 9% हो गया तो कुल मिलाकर जो विकास का वृद्धि का आंकड़ा तो 2% रहा। बिल्कुल। इन तमाम असलियतों को सामने लाने का काम अरुण कुमार जी ऐसे लोग करते हैं, और जब वो ये बात कहते हैं मजबूती से, तो दूसरे लोगों को भी उनकी बात माननी पड़ती है। इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है, और ये आपने का जो कहावत है ना, ये भारत सरकार की एक्लिस हील है। तो आपने अभी एक बात, भारत सरकार के हाथ में नहीं है इस समस्या को हल करना, इसलिए वो तरह तरह से केवल इसको प्रबंधित कर सकती है
और जो विनाश होने जा रहा है, आर्थिक विनाश होने जा रहा है, उसको थोड़ा और उसमें देर कर सकती है। इसके अलावा सरकार के पास कुछ रह नहीं गया है। अब चूंकि चुनाव लड़ने हैं अभी, तो आप चुनाव लड़ने हैं तो ये आप पेट्रोल डीजल की कुछ सेंट्रल एक्साइज कुछ कम कर दी जाए, कुछ राज्य सरकार है कोई वेट कम कर दें, इसलिए थोड़ी सी छवि जो है जो बिगड़ रही है लगातार वो ठीक हो, उसको बिगड़ने से रोका जाए उसको। तो आपको ध्यान होगा कि मुद्रास्फीति की दर क्या होती है। यहाँ पे अपनी बात मैं अभी पूरी करूंगा, फिर आप सवाल पूछिएगा। मुद्रास्फीति की दर क्या होती है? मुद्रास्फीति की दर, ऐसा लगता है कि मुद्रास्फीति की दर घट गई तो उससे तर्क ये निकलता है कि भाई महंगाई कम हो गई। महंगाई नहीं कम होती है, महंगाई बढ़ने की दर कम हो जाती है, महंगाई बढ़ना बंद नहीं होती है। बात को इस तरह से पेश किया जाता है कि महंगाई कम हो गई हो, जबकि महंगाई कम नहीं होती, महंगाई तो लगातार बढ़ रही है। उसके बढ़ने की दर जो पहले ज्यादा थी वो दर कम हो गई है। तो ये जो पूरे आंकड़ों का खेल है, अब सरकार कहती है 4.5% है महंगाई, जबकि हम लोगों का सबका बजट गड़बड़ाया जा रहा है। यहां तक कि जो आदमी 1 लाख रुपए महीने भी कमाता है, आप सोचिए, जो 25,000 रुपए महीने कमाता है उसकी तो हालत के बारे में गौर सोचना ही इस वक्त हम लोगों को नहीं चाहिए। लेकिन जो 1 लाख रुपए महीने तक कमाता है उसको भी चुभने लगा है ये महंगाई का बढ़ना।